रिप्रोडक्शन इन एनिमल का मतलब होता है एनिमल में रिप्रोडक्शन, जी यानी कि जनसंख्या वृद्धि एनिमल में। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? क्या आपको डाइजेशन का प्रोसेस याद है? सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। डाइजेशन मतलब खाना पचना, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, इसका प्रोसेस आपको याद है? विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेज, जिसको आपने अपने पिछले क्लास में पढ़ा है, उसमें डाइजेशन आपने पढ़ा होगा, सर्कुलेशन पढ़ा होगा। सर्कुलेशन मतलब जो ब्लड का आपका जो प्योरिफिकेशन होता है, फिर उसको पूरे शरीर में प्योर करके उसको पूरे शरीर में यूटिलाइजेशन के लिए भेजना, फिर उसमें जब CO2 मिक्स हो जाता है तो फिर उसको लाके प्योर करना, ये सब सर्कुलेशन के अंदर आता है। सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, दीज प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो जितने भी आपके इंडिविजुअल हैं, यानी कि जितने भी आपके एनिमल कैटेगरी में जो भी आते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। यू हैव लर्न, आपने ये सीखा होगा अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने मतलब प्रीवियस चैप्टर में या आगे आपने जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट में पढ़ लिया होगा, जान गए होंगे। अब रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल है कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस स्पीसीज को कंटिन्यू रखना है, यानी कि वो स्पीसीज ख़त्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, इसलिए उस स्पीसीज का वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ताकि वो आने वाले जनरेशन में वो प्लांट या वो जनरेशन में वो एनिमल बचा रहे। ठीक है, आगे आते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड, इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। कह रहा है कि आप इमेजिन करो कि अगर ऑर्गेनिज्म आपके जो हैं वो रिप्रोडक्शन न करें, यानी कि रिप्रोड्यूस न करें, तो क्या होगा। ठीक है, मान लो कि पेड़ है, पेड़ रिप्रोडक्शन ना करें, या एनिमल है वो रिप्रोडक्शन ना करे, तो क्या होगा? होगा ये कि आगे आने वाला जनरेशन वो पेड़ पौधे का हो या वो एनिमल का हो, वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं आगे। यू हैव रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कह रहा है कि आपका रिप्रोडक्शन क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन, यानी कि ये किस बात को इंश्योर करता है? मतलब कंटिन्यूटी को। किस कंटिन्यूटी को? तो सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, जो आपके जनरेशन बाई जनरेशन जारी रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात की इंश्योरिटी के लिए कि जो मतलब वो इंडिविजुअल है या जिस वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या बना रहे, यानी कि वो विलुप्त ना हो, वो समाप्त ना हो। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने अपनी पिछले क्लास में, यानी कि आप 7th में प्लांट में रिप्रोडक्शन को क्या आपने पढ़ लिया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या हेडिंग है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस हेडिंग को हम सबसे पहले एड्रेस करेंगे। ठीक है, हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या डिफरेंट जानवरों के यंग वन, यानी कि छोटे बच्चों को देखा है? हाँ, देखा है। आदमी के छोटे बच्चों को देखा है, कुत्ते के छोटे बच्चों को देखा है, बिल्ली के छोटे बच्चों को देखा, बहुत सारे गाय के, बहुत सारे मतलब छोटे बच्चे को, उस काइंड के छोटे बच्चे को देखा। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वन बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1। आपके पास टेबल 9.1 होगा। ओके, यहाँ पे
तो उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। जैसे ह्यूमन के बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, बेबी। हेन के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, चिक। वैसे ही काऊ के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, फ्रॉग के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको टेबल 9.1 में आपको पता लगा के उसको भर लेना है। अब आते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बींग बॉर्न। आपने देखा होगा कि बहुत तरीके के जानवरों के जो यंग वन हैं वो क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, यानी कि वो जन्म लेते हैं, ठीक है। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न। क्या आप बता सकते हो कि जो चिक होते हैं और कैटरपिलर्स होते हैं वो कैसे, मतलब उनका जन्म कैसे होता है, ठीक है। हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किटन और पपीज कैसे जन्म लेते हैं। डू यू थिंक दैट दिज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ। कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो जन्म के समय जो जैसे वो दिख रहे थे, आज भी वो वैसे ही लगते हैं, दिखते हैं। अब चलो हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, यानी कि हम इसको पता लगाएंगे। चलो पता लगा लेते हैं। चलो, जस्ट एज प्लांट की तरह देर आर 2 मोड बाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस। कह रहा है कि प्लांट की तरह जानवरों में भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है। कितना, 2 तरीके से होता है, 2 मोड, यानी कि जानवरों में भी रिप्रोडक्शन के लिए हमें 2 मोड हम देखते हैं। दीज आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस 2 मोड को हम क्या कहते हैं, एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को बोलते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों को हम आने वाले हेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7। कह रहा है कि जो आपने क्लास 7 में जो रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ा है उसको रिकॉल करने का, यानी कि याद करने का कोशिश कीजिए। यू विल रिमेंबर, आपको याद आएगा दैट कि प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कह रहा है कि ऐसे प्लांट जो सेक्सुअली अपना रिप्रोडक्शन करते थे उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दोनों पार्ट क्या होते थे, उसमें होते थे, ठीक है। यानी कि प्लांट में क्या होते थे, दोनों पार्ट होते थे, मेल पार्ट भी होता था और फीमेल पार्ट भी होता था, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होते थे। कैन यू नेम दिस पार्ट। क्या आप इस पार्ट को नाम दे सकते हो या इसके पार्ट के नाम को बता सकते हो। चलो अब आते हैं इन एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल में भी मेल एंड फीमेल है डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल और फीमेल में भी डिफरेंट तरीके के हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ओके, और ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। लाइक प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। कह रहा है कि प्लांट की तरह ही द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस, प्लांट की तरह ही जो एनिमल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले वो गैमेट प्रोड्यूस करता है, और जब ये गैमेट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। यानी कि आप जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखोगे कि मेल और फीमेल का जो गैमेट आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, वो जाइगोट बनाता है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और यही जाइगोट जो होता है वो एक नया इंडिविजुअल के रूप में फॉर्म होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये रिप्रोडक्शन जो होता है, इस तरीके का रिप्रोडक्शन, वो किस चीज़ों को फ्यूजन से, फ्यूजन मतलब मिलने से, कंबाइन होने से, किस तरीके की 2 चीज़ों को फ्यूज होने से मिलता है, वो होता है मेल और फीमेल गैमेट्स।
जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़न करते हैं तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हमको तो ये पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तरीका होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, और वही जाइगोट आगे चल के इंडिविजुअल वन यानी कि बेबी फॉर्म में या इंडिविजुअल के फॉर्म में डेवलप होता है। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को अब हम आगे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आगे के पेजेस में अब चलते हैं। इन ह्यूमन इन ह्यूमन एंड द स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। चलिए यहाँ से आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम पढ़ेंगे कि मेल में कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। चलो आते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्ट। चलो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसमें एक पेयर क्या होता है, टेस्ट्स होता है। सिंगुलर टेस्टिस का सिंगुलर क्या है, टेस्टिस, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, वो होता है। ये याद रखिएगा कि पेयर जब होगा तो वो टेस्टिस बोलेंगे और सिंगुलर होगा तो टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 स्पर्म डक्ट होता है और दो टेस्टिस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, और फिर 2 हो गया आपका स्पर्म, कहाँ गया, काम ही नहीं कर रहा है, हाँ स्पर्म डक्ट, यानी कि स्पर्म के लिए 2 क्या बोलेंगे, पाइप जैसा नली टाइप कुछ होता है, तो वो आपको 2 हो गए। तो 2 टेस्टिस हो गए, 2 स्पर्म हो गए और एक पेनिस हो गया, ठीक है। आते हैं द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट। अब मेल गैमेट बनता कहाँ है, तो मेल गैमेट आपका जो होता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है टेस्टिस में, ठीक है। और उसको हम जो वो मेल गैमेट बना जो टेस्टिस में, प्रोनाउंसिएशन में मेरे को डिफ़िकल्टी हो रहा है, जो टेस्टिस में आपका गैमेट बना मेल गैमेट, उसी मेल गैमेट को हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। अब टेस्टिस में ना मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होता है, यानी कि मिलियन ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट बोलो या स्पर्म क्या होता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, जो आपको फिगर 9.2 फिगर अब 9.2 देखो, इसे ही हम बोलेंगे स्पर्म। ये स्पर्म है, सॉरी ये स्पर्म का फिगर है। स्पर्म में देखो तीन भाग दिखाए गए हैं। एक हेड, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है हेड होता है, इसको ये मतलब ये दिमाग में रखना होता है, एग्जाम में आ सकते हैं। मिडिल पार्ट आपका होता है और टेल होता है। तो स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। एक हेड होता है, उसके बाद एक मिडिल पार्ट होता है और एक आपका टेल यानी कि उसकी पूंछ होती है, ठीक है। तो आपको 9.2 फिगर दिखाने के लिए बोला था, हो गया। विच शो द पिक्चर ऑफ स्पर्म, और एक किस चीज़ का पिक्चर आपने देखा, वो स्पर्म यानी कि मेल गैमेट का पिक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्पर्म क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, यानी कि बहुत मतलब छोटे होते हैं इन साइज। इच हैज़ ए हेड, ए मिडिल पीस एंड ए टेल। और कहा ना कि स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है, एक टेल होता है, ठीक है। डज इट अपीयर टू बी ए सिंगल सेल, क्या आपको लगता है कि ये एक सिंगल सेल होगा, पता करते हैं। इच कहाँ गया है इसके बाद, हाँ इच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। हाँ, प्रत्येक स्पर्म होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, और जितने भी सेल कंपोनेंट होने चाहिए वो सब इस स्पर्म में रहता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस होता है, उसमें गैमेट्स का मिलियंस ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। इस गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होता है। 3 पार्ट में उसका एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है, हाँ मिडिल पार्ट या पीस, और तीसरा उसका टेल होता है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं।
पहले ने क्वेश्चन किया व्हाट पर्पस डज द टेल इन ए स्पर्म हियर। कह रही है, अभी सोच रही है कि इस फिगर में, इस स्पर्म में जो बताया गया है कि हेड होता है, मिडिल पार्ट होता है, टेल होता है, तो इसका पर्पस क्या है, मतलब इसकी हमें ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड द यूटेरस। अब फीमेल ऑर्गन्स में क्या क्या है, आपके पास 2 ओवरी होंगे, देखो यहाँ ये ओवरी हैं 2, ठीक है, ये ओवरी है, ये एक यहाँ है और एक इधर है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में। एक आपका यूटेरस है मिडिल पार्ट, और एक पाइप जैसा है, उसको ओविडक्ट बोलते हैं। यानी कि फीमेल में भी 3 पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, प्रत्येक का नाम होता है ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस। ठीक है, ओवरी प्रोड्यूस, ये जो ओवरी दिख रहे हो दोनों तरफ, कैसे, कौन सा कलर है, क्रीम कलर में फोटो में जो दिखाया गया है, तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, ओवरी आपका प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को, जिसको हम ओवा बोलते हैं या एग बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा था उसको हम स्पर्म बोल रहे थे, और जो फीमेल गैजेट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम या तो ओवा बोल रहे हैं या फिर एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, आप अपना अनुसार प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। ओके, इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में ए सिंगल मेच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। कह रहा है बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। कह रहा है कि एक मैच्योर्ड इंसान में हर एक महीने ये लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी से, मतलब अल्टरनेट मंथ में, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि वेरियस वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, मतलब लेफ्ट वाले ओवरीज से इस बार अगर एग मतलब रिलीज हुआ तो अगली बार राइट वाले से होगा। तो ऐसा होता रहता है, कब, एवरी मंथ होता है। ठीक है, फीमेल बॉडी में। यूटेरस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। अब जो यूटेरस होता है, यूटेरस कहाँ है, ये आपका ये है, ये जो यूटेरस वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बेबी डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। और जो स्पर्म भी क्या था, एक सिंगल सेल था, उसी तरीके से एग भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। देखो ये एक का पिक्चर दिया है एग का, जिसमें एक न्यूक्लियस है और ये मतलब ये सेल जैसा ह्यूमन ओवम। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। बूझो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। बूझो को याद आया, कभी उसने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि मतलब अलग अलग एनिमल में अंडे का जो साइज होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। वेरी करता है मतलब अलग अलग होता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन, मतलब एग जो है वो ह्यूमन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, एंड मच लार्जर इन हेंस। और मुर्गियों के अंडे कितने होते हैं, कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट। फिर ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं, शुतुरमुर्ग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसके जो अंडे होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़े होते हैं। ओके, अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन पे। अभी तक तो हमने पढ़ा मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हमने क्या कहा, स्पर्म कहा। फीमेल गैमेट को हमने एग कहा या ओवा कहा। मेल गैमेट के 3 पार्ट थे, हेड था, मिडिल पार्ट था, टेल था। फीमेल गैमेट में न्यूक्लियस था और सेल टाइप कुछ स्ट्रक्चर था, और वो दोनों जो है वो क्या है, सिंगल सेल्ड है। मतलब मेल का जो गैमेट है वो भी, और फीमेल का गैमेट दोनों क्या है, सिंगल सेल है। अब देखो अब इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम। कह रहा है कि पहला स्टेप जो होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वो होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलना किसका, स्पर्म का और ओवम का। मतलब स्पर्म और ओवम जब मिले तो वो पहला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन में। व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म
एग के कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। कह रहा है कि वन ऑफ द क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने ये इससे पहले के पेज में पढ़ा कि स्पर्म जो होता है मेल में, वो के टेस्टिस में वो मिलियंस ऑफ में बनता है, यानी कि बहुत बनता है। तो उसमें से वन ऑफ मिलियन बना है, उसमें से कोई एक जो होगा स्पर्म, वो किसके साथ फ्यूज करेगा, वो एग के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और यही जब फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक न्यूक्लियाई होगा आपका स्पर्म का, एक न्यूक्लियाई होगा आपका एग का, और जब दोनों मिल जाएंगे, फ्यूज कर लेंगे एक दूसरे में, तो एक सिंगल न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। यही जब फर्टिलाइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट। जब वो सिंगल थे तो हम उसे क्या बोलते थे, हम उसे बोलते थे गैमेट। लेकिन जब वो फ्यूज कर गए, एक साथ मिल गए, तो हमने उसे कहना शुरू किया जाइगोट। अब आते हैं डिड। ओके, ये स्पर्म का है, देखो यहाँ ओवम है, अंडा है, ये स्पर्म आ रहा है और कोई एक उससे फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। अब देखो ये दोनों फ्यूज कर गए, तो फ्यूज करके एक न्यूक्लियाई उन्होंने क्या किया, फॉर्म कर लिया, और इसके बाद क्या बना, जाइगोट बना हमारा। अब हम आते हैं, यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। और यही जाइगोट से एक नया प्राणी का, एक नए व्यक्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मदर का एग सेल और फादर का स्पर्म सेल आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फादर। तो इससे क्या होगा कि जो दोनों फ्यूजन होगा, मेल गैमेट का, फीमेल गैमेट का, फ्रॉम मदर और फादर, देन जो इंडिविजुअल जो जाइगोट बनेगा उसमें फादर के भी कुछ गुण होंगे और कुछ मदर के भी गुण होंगे। ठीक है, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। आप अपने भाई और बहनों को देखें, सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। जब आप अपने भाई बहन को देखते हो तो आप देखते हो कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो आपके या तो मम्मी से या फिर आपके पापा से, आप में या फिर आपके सिबलिंग्स में वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। जैसे कि आपकी मम्मी के मतलब आँखों का कलर ब्लैक है या ब्राउन है, तो ज़रूरी नहीं है, बट मोस्टली इनहेरिट कुछ ना कुछ होता है ना, बाल किसी के सुंदर हों, किसी का हाइट, तो ये सब चीज़ें बच्चे, स्किन कलर, ये सब चीज़ें बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ जो ह्यूमन बॉडी में, फीमेल ह्यूमन बॉडी में के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स, हैन। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के साथ साथ गायों में देखने को मिलता है, डॉग्स में देखने को मिलता है, और हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑफ मेल और फीमेल सॉरी, ये कहाँ हुआ, ये हुआ शरीर के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इसलिए हम इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब चलता है, हाँ, हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। अब एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपने ज़रूर न्यूज़ में या पेपरों में या एडवर्टीजमेंट वगैरह कहीं देखा होगा, किस चीज़ को देखा होगा या सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ते हैं।
बूझो एंड पहेली टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट, बूझो और पहेली के टीचर ने उनको एक बार क्लास में कहा था कि सम वीमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, कि कुछ वीमेन का ओविडक्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है। वो हमने देखा था ना कि वो जहाँ एग फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से ओविडक्ट के थ्रू एग रिलीज जब होता है तो वो कहाँ आता है, यूटेरस में आता है। तो जब आपका ओविडक्ट ब्लॉक होगा तो आपका जो एग होगा वो यूटेरस तक, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वो ओविडक्ट उसको क्या बोलते हैं, हाँ, अपने ब्लॉक है तो फिर वहाँ से उसका गुजरना संभव ही नहीं है। तो फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि दीज वीमेंस आर अनेबल टू बियर बेबीज़, तो इन औरतों को बेबीज़ नहीं हो पाता क्योंकि स्पर्म कांट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब ओविडक्ट ही ब्लॉक है तो स्पर्म जो होगा वो एग तक पहुंचेगा कैसे। तब क्या किया जाता है कि इन केसेस में डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग। तब डॉक्टर क्या करते हैं इस सिचुएशन में, हमारी मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि फीमेल बॉडी से एग को क्या करते हैं, कहाँ गया, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एग को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और स्पर्म एग कर लिया फीमेल से और स्पर्म कर लिया मेल से, और उसको कहाँ एक मतलब दोनों को मिला के वो कुछ घंटों के लिए IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और उसको IVF के थ्रू फर्टिलाइज करवाते हैं, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि वो जो स्पर्म गैमेट जो था मेल गैमेट जिसको स्पर्म बोलते हैं, वो किसी फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं गया, उसको क्या किया गया, बाहर, शरीर के बाहर उसको फर्टिलाइज करवाया गया। अगर वो शरीर के अंदर फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ डॉक्टर ने क्या किया है, यहाँ डॉक्टर ने फीमेल एग को कलेक्ट किया है, फिर मेल स्पर्म को कलेक्ट किया है और शरीर के बाहर इसका फर्टिलाइजेशन करवाया है। तो उसी को हम IVF बोलते हैं और इसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ओके, इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या किया जाता है कि जाइगोट को एक सप्ताह के लिए डेवलप होने के लिए रखा जाता है, एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर यूटरस। और फिर इसको क्या किया जाता है कि जो माँ होती हैं उनके यूटरस में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटरस एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे बच्चे यूटरस में जाके वहाँ पे डेवलप होते हैं और फिर वो दूसरे बच्चों की तरह क्या होते हैं, उनका जन्म हो जाता है। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस टेक्निक से जो बेबी जन्म लेते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कांट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। ये जो शब्द है वो मिसलीडिंग है, यानी कि इसको सुन के लगता है जैसे कि उस बेबी को टेस्ट ट्यूब में बड़ा किया गया है। तो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग साउंड करती है, क्योंकि काम क्या हुआ, काम तो बस इतना ही हुआ ना कि फ्यूजन, उसका फर्टिलाइजेशन करवाया गया, एक सप्ताह तक उसको देखा गया कि ये जाइगोट हुआ कि नहीं। जाइगोट हो गया तो एक सप्ताह देख के फिर उसको मदर यूटरस में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और उसके बाद वो जैसे बच्चे बड़े होते हैं मदर के यूटरस में, वो बड़े हुए और फिर वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बर्थ हुआ, फिर वो नॉर्मल बच्चे की तरह है आगे चलता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मेनी एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कह रहा है कि आपको यह आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब एनिमल्स हैं जिनका फर्टिलाइजेशन आपका जो होता है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, मतलब फीमेल बॉडी में नहीं होता। ये मतलब नेचर ने ही बनाया है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। और इस तरीके के जानवरों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, पानी में होता है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट हाउ, मतलब कैसे। अब एक्टिविटी देखो 9.1,
विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। कह रहा है कि आप तालाब वलाब में जाइए जो धीरे धीरे जिसका ये है बहाव है, और पता लगाइए क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर। आप देखेंगे वहाँ पे कि जो मेंढक होता है उसके एग्स मतलब बहुत बड़े मात्रा में पानी पे क्या हो रहे होंगे, फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे होंगे। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। आपको क्या करना है कि इसका कलर कैसा है ये लिख देना है, और साइज कैसा है ये लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। कह रहा है कि स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में जो फ्रॉग और टोड्स होते हैं वो पॉन्ड्स की तरफ जाते हैं या फिर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब ये वाटर में एक साथ आते हैं, कहाँ गया, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स, और उसके बाद फीमेल मतलब बहुत सारे अंडे पानी में रिलीज करती है। अनलाइक हेंस एग, मतलब मुर्गी एक मतलब सर्टेन नंबर में ही अंडे लेकर पाती हैं, लेकिन फ्रॉग के साथ ये नहीं है, वो थाउजेंड्स ऑफ मतलब हंड्रेड्स ऑफ। फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाई ए सेल। फ्रॉग के जो अंडे, जैसे मुर्गी के अंडे में क्या होता है, ऊपर एक सेल तरीके का बने होता है, लेकिन फ्रॉग में ये सिस्टम नहीं है। एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डिलिकेट, और इसीलिए क्या होता है ये कि बहुत डिलिकेट मतलब नाजुक, बहुत ये सेंसिटिव नाजुक होता है। ठीक है, ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, और ये थाउजेंड्स ऑफ एग्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं, तो एक जेली टाइप कुछ होता है चिपचिपा, और इसी के थ्रू ये थाउजेंड्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ सॉरी, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एंड प्रोटेक्शन एक दूसरे को प्रोवाइड कर, देखो ये फोटो दिया है यहाँ, ठीक है, आता है। एज द एग आर लेड, जैसा कि अंडा दे दिया गया, द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम। तो मुर्गी ने क्या किया, अंडे दे दिया, और फिर मेल ने क्या किया कि उस अंडों के ऊपर अपना स्पर्म डिपोजिट कर दिया, यानी कि डिपोजिट छोड़ दिया। इच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर एंड द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। अब क्या होता है, स्पर्म में टेल भी होता है, इसलिए वो जो स्पर्म होता है वो जल्दी जल्दी क्या करने लगता है, स्विम करने लगता है। द स्पर्म केम इन कॉन्टेक्ट विद द एग, और इस तरीके से स्पर्म एग के कॉन्टेक्ट में आता है। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और इस तरीके से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इस तरीके का फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल के गैमेट्स उनके बॉडी से बाहर मिल रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आप इससे आईवीएफ से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आईवीएफ में मेडिकल साइंस के थ्रू आपने फीमेल एग को बाहर निकाला है। ठीक है, अगर आपके पास मेडिकल साइंस नहीं होता तो आप उस एग को निकालने में अनेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले सिस्टम में नेचर ने बनाया ही है कि फीमेल एग बाहर रिलीज होगा और मेल एग बाहर रिलीज होगा। तो आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और आईवीएफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। आईवीएफ साइंस की तरक्की का एक नमूना है, यानी कि एक एग्जाम्पल है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो भी आपने फ्रॉग में पढ़ा वो नेचुरल है, ये मतलब ऐसा ही बनाया गया है। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल। और ये किस में कॉमन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्वेटिक एनिमल में कॉमन होता है, सच एज फिश, स्टार फिश और भी बहुत कुछ। एक क्वेश्चन है बूझो का, वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग इन हंड्रेड्स वेयर, जहाँ कह रहा है कि जो मछलियाँ होती हैं और जो मेढक होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ लेग मतलब ले करते हैं यानी देते हैं, जहाँ ए हेन ले ओनली 1 एग एट ए टाइम। अब मुर्गी कितना अंडा देती है एक समय में, 1 अंडा देती है। अब इसका ये क्वेश्चन है, हाँ अब आंसर देखो, दीज एनिमल्स ले 100 ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियन ऑफ स्पर्म, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। कह रहा है कि ये एनिमल जो है हजारों अंडे देते हैं और मिलियन ऑफ स्पर्म देते हैं। ऑल द एग, यार ये
जो जितने भी एग और स्पर्म आया वो सब फर्टिलाइज नहीं होते हैं और इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते हैं। दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एग होता है या वाटर, ये स्पर्म होता है, वो दोनों वाटर से क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। और ये वाटर क्या है, वाटर मूव कर रहा है, उस पर एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है, तो इसके डिस्ट्रॉय होने की ज़्यादा संभावना है। तो क्या होगा कि इसलिए प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलिटी ऑफ एट लिस्ट ए फ्यू ऑफ देम। देखो सैकड़ों अंडे आए, सैकड़ों स्पर्म आया, पानी में आया। अब क्या हुआ कि पानी तो स्टेबल है नहीं और पानी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं आपके। तो क्या होगा कि अगर कम मात्रा में आएगा तो आधा तो पानी ही बर्बाद कर देगा, आधे मान लो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन रेट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ना कि बराबर हो जाएगा। इसीलिए मिलियन ऑफ दिया जाता है कि ताकि डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कुछ ना कुछ फर्टिलाइजेशन के थ्रू बैलेंस बना रहे। ठीक है, ये जो फिगर है ये जाइगोट है। देखो ओविडक्ट से रिलीज हुआ तो ये यहाँ पहुँचा जाइगोट में, फिर क्या हुआ कि ये फिर इम्ब्रो में गया, ओवुलेशन हुआ। ये सब चीज़ें ना प्लीज़ आप लोग एक बार देख लेना। अब कहाँ है? हाँ, एक क्वेश्चन है, हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकेम सच ए बिग इंडिविजुअल। क्वेश्चन इनका ये है कि एक सिंगल सेल, आपने पढ़ा था ना कि मेल स्पर्म या फीमेल एग एक सिंगल सेल होता है, तो ये इनका क्वेश्चन है कि ये जो सिंगल सेल है इतना बड़ा इंडिविजुअल में तब्दील कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो है हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।